हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो देखो, कॉलम के अंदर हमने पिछला क्वेश्चन करा था डब्ल्यूएसएम से। इस बार हम क्वेश्चन करने वाले हैं एलएसएम मेथड से। तो दोनों मेथड से आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, पहले वो पढ़ो। एन आरसीसी कॉलम ऑफ साइज 460 mm बाय 600 mm, साइज दिया हुआ है आपको 460 बाय 600 mm का रेक्टेंगुलर कॉलम दिया हुआ है, हैविंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ 3.6 मीटर। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ दी हुई है 3.6 मीटर। इज टू बी डिजाइंड यूजिंग एलएसएम टू सपोर्ट एन एक्सियल सर्विस लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड HYSD स्टील ऑफ Fe415 ग्रेड। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करके दी हुई हैं। आपको एलएसएम से जब डिजाइन करते हो तो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसको बेसिकली हम डिजाइन करते हैं, जो आपको आएगा। अगर शॉर्ट कॉलम है आपका, देखो तीन चीजें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। अगर कॉलम शॉर्ट है और उसके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं लग रहा, और तीसरा आपका अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपकी 0.05d इस वैल्यू से कम आती है, तब हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं PU इक्वल्स टू 0.4 FCK प्लस 0.67 FY। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटू AS। ठीक है, मतलब 0.4 FCK इंटू AC और प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये फॉर्मूला बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये तीनों कंडीशन इंश्योर कर दूं तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें चेक करनी है कि क्या हमारा कॉलम शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप डायमेंशंस लिख लो, आपको जो जो दी हुई है यहाँ पे। ठीक है भाई, साइज लिखो पहले तो। आपको B दिया हुआ है 460 mm, D दिया हुआ है 600 mm, और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज दी हुई है, इफेक्टिव लेंथ दी हुई है 3.6 मीटर, इसको इधर ही लिख लो। और लोड दिया हुआ है आपको P, जो दिया हुआ है 2500 किलो न्यूटन। M20 ग्रेड दिया हुआ है कॉन्क्रीट का, और Fe415 स्टील का ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको गिवन है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, शुरुआत में सबसे पहले चेक फॉर शॉर्ट कॉलम। चेक फॉर शॉर्ट कॉलम मतलब चेक करो बेसिकली कॉलम आपका कैसा है। कैसे चेक करेंगे वो हम यहाँ पे, L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ आपकी कितनी दी हुई है 3.6 मीटर, मतलब 3600 अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। B और D में से, इन दोनों में से आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी भाई, ये जो सबसे कम वैल्यू आपकी होगी वही आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाएगी, अपॉन 460 mm। तो ये देखो कितना आ रहा है, 360 डिवाइड बाय 46, 7.82। तो ये क्या है, लेस देन 12 है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज शॉर्ट कॉलम। तो एक बॉक्स तो हमारा टिक हो गया, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया बेसिकली कि शॉर्ट कॉलम तो हमारा मिल गया। दूसरा, हमारा कोई भी इसके ऊपर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मूवमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा, सिर्फ क्या है, एक्सियल सर्विस लोड हमें दिया हुआ है। तो यहां पे नो मूवमेंट इज एक्टिंग। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई भाई। तीसरी कंडीशन क्या होती है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी 0.05d से कम होनी चाहिए। मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमें स्पैन दिए होते अलग अलग 3.6 मीटर, जैसे हमें सपोज LX और LY की वैल्यूज दी होती, तब मैं यहाँ पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करता। बट यहाँ पे क्या करें, एज्यूम कर लो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, कितनी एज्यूम करते हैं, 20 mm। ठीक है भाई, 20 mm हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज्यूम्ड। अब इसको कंपेयर करते हैं हम किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे हम 0.05d के साथ में। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 इंटू आपकी d की जो वैल्यू है
बेसिकली डी जो है हमारी वो क्या है, यहाँ पे हम दोनों से कंपेयर कर लेंगे, एक बार इसको भी लेके रख लेते हैं 460 को भी और एक बार 600 को भी। वैसे तो मिनिमम से कंपेयर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कंपेयर हो ही जाएगा, तो इनटू में 60, ठीक है, इनटू में 600 कर लो पहले, डी से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए 600 पुट किया पहले। तो यार ये 30 तो ई मिनिमम जो है आपकी, ई मिनिमम इज लेस देन 30, मतलब जो 20 mm आपने एज्यूम करी थी 30 से तो कम ही है, 30 mm से। दूसरे से भी कंपेयर कर लो, एंड 0.05 इंटू 460 ये कितना आता है, ताकि कम वैल्यू से भी आपका कंपैरिजन हो जाएगा तो और भी सेफ रहेगा। 23, तो ये भी ठीक है भाई, 23 mm, तो देयरफॉर ई मिनिमम इज लेस देन 23। दोनों से आपका यहाँ पे कम आ गया है, कम आ गई है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। तो देयरफॉर वी कैन यूज द डिजाइन फॉर्मूला that is PU equals to 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into ASC। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई कर जाती है, तो तभी करते हैं ये फॉर्मूला यूज जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो अब यहाँ पे PU हमें यहाँ पे लिखना है, तो PU के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई, तो PU कैलकुलेट कर लो, PU कितना आएगा 1.5 टाइम्स ऑफ P, 1.5 इंटू P कितना है 2500, तो कितना आ रहा है ये 1.5 इंटू 2500 3750 3750 किलो न्यूटन PU आ गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हमें A ग्रॉस जो है वो हमें पता ही है, कितना दिया हुआ है हमें साइज 460 इंटू 600, तो ये देखो कितना आ रहा है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना अभी, क्योंकि यहाँ पे 460 इंटू 600 276,000 mm² हमारा ग्रोस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ASC कैलकुलेट करना है, बेसिकली AC क्या हो जाएगा हमारा, AG में से ASC हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा AC आ जाएगा, कंक्रीट का एरिया हमारा टोटल में से अगर स्टील का माइनस कर दूंगा, तो देयरफॉर यूज कर लो अब यहाँ पे इक्वेशन में, सपोज इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया 3750 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0.4 FCK, ग्रेड क्या दिया हुआ है आपको 20, इंटू AC क्या आएगा आपका AG माइनस, ये इसको नीचे लिख लेता हूं यहाँ पे, इंटू AG क्या था आपका, ये रहा 276,000 माइनस ASC, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन जो है यहां तक लिख ली, प्लस इसको ऐसे ही कर लो यार, पूरा ही लिख लेते हैं, चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है और कुछ नहीं, तो पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं यहीं पे ही, मैं थोड़ा स्पेस बचाने के लिए कर रहा था। तो 0.45 इंटू FCK इंटू 276,000 माइनस ASC, ये हो गया हमारा AC, प्लस 0.67 इंटू FY 415 इंटू ASC,
सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये आ गया 3750 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 0.4 इंटू 20 इंटू 276,000 220,800 माइनस 0.4 इंटू 20 8 ASC प्लस ये कितना आ रहा है 0.67 इंटू 415 278.05 ASC। तो ये प्लस और ये माइनस, ये आपका कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आपका इधर आ जाएगा, माइनस करो इसमें से 3750 1 2 3 माइनस 220 1 2 3 0 154 200 ये आ जाएगा आपका 270.05 ASC। तो ASC यहाँ से आ जाएगा 154 अपॉन 270.05 5710.05 mm²। बहुत ज़्यादा एरिया आ रहा है हमारा, तो स्टील बार जो है वो हम थोड़ा बड़े साइज का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ताकि बहुत सारे हमारे स्टील बार्स ना आए। तो 36 mm का यूज़ कर लेते हैं भाई, ठीक है। 36 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, मैक्सिमम ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी ओवरलैपिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो यूजिंग 36 mm डायमीटर बार्स, तो देयरफॉर n क्या आ जाएगा AST अपॉन π/4 इंटू 36 का स्क्वायर 5710.05 डिवाइड बाय π/4 इंटू 36 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा जो नंबर ऑफ बार्स आएंगे 5710.05 अपॉन π/4 इंटू 36 का स्क्वायर 5.6 आ रहे हैं, 6 दे देते हैं यहाँ पे, तो 6 नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे तो यूजिंग प्रोवाइड 6 of 36 mm डायमीटर। तो ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी भाई, मेन रीइंफोर्समेंट। इसके बाद क्या बचा अब हमारा यहाँ पे लेटरल टाइज। लेटरल टाइज को भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर सबसे पहले डायामीटर। तो डायामीटर कैसे सिलेक्ट करते हैं 5 मेन डिवाइड बाय 4 और 6 mm, दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसको ले लेते हैं हम। मेन डायमीटर हमने कितना यूज किया 36 का, तो 36/4 यह आ जाएगा हमारा 4 × 36 9 mm और 6 mm, इन दोनों में से जो बड़ा होगा मैक्सिमम, तो वो क्या है 9 mm। तो 9 का तो डायमीटर होता नहीं है, तो 10 का यूज कर लेते हैं। देयरफॉर यूजिंग 10 mm डायमीटर बार्स। स्पेसिंग, अब बारी आती है स्पेसिंग की। स्पेसिंग आपकी क्या रहती है भाई 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर, एक लीस्ट लेटरल डायमेंशन। हाँ, लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपकी कितनी है यहाँ पे 460 mm और 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन कितना आएगा 16 × 36
करते हैं, और तीसरा आएगा 300 mm। ठीक है, इन तीनों में से कम जो आएगा, ज़्यादा ही आएगा सेकंड वाला तो वैसे। तो 16 × 36 576 mm। तो इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा आपका उसको यूज करना है बेसिकली हमें। 300 है, 250 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर यूजिंग 10 mm डायमीटर एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमने लेटरल टाइज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब इसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। सपोज ये आपकी 600 है, कोई भी डायमेंशन दिखा सकते हो, ये 600 दिखा दो या 460, कौन सी बड़ी लग रही है, ये लग रही है ना बड़ी, तो ये 460 दिखा दो, ये 600 दिखा दो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कितने डायामीटर के बार कितने यूज किए, 6 करे हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको। और ये दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये हमारी यहाँ पे लेटरल टाइज, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं अब। इस तरह से दे सकते हो आप। और कवर हमें पता नहीं है यहाँ पे, ये हम बता सकते हैं ये क्या है हमारी टाइज, 10 mm एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। और ये है हमारे बार्स 6 ऑफ 36 mm डायमीटर। ठीक है भाई, 28 के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट। तो प्रीवियसली हमने देख लिया अभी भाई, एलएसएम से कॉलम का एक क्वेश्चन देख चुके हैं और एक डब्ल्यूएसएम से कर चुके हैं। दोनों हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम के क्वेश्चंस देख चुके हैं। एक क्वेश्चन बचता है हमारा सर्कुलर कॉलम का और हेलिकल रीइंफोर्समेंट। तो बेसिकली जो आपका सर्कुलर कॉलम है वो डिज़ाइन करना है हमें यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स बढ़ते हैं। क्या बोला है, डिज़ाइन है सर्कुलर कॉलम विद ए हेलिकल रीइंफोर्समेंट। तो हमें सर्कुलर कॉलम डिजाइन करना है हेलिकल रीइंफोर्समेंट के साथ में, सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। लोड दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 450 mm। तो 450 mm का डायमीटर दिया हुआ है। द कॉलम हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3.5 मीटर, अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है अभी आपको, एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे आपका पोजीशन पे हेल्ड किया हुआ है, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेट कर सकता है। मतलब किस तरह का है ये आपका, सिंपली सपोर्टेड है ये, मतलब दोनों तरफ से हिंज सपोर्ट है आपकी। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ थी। और एलएसएम से करना है M25 और FE415 ग्रेड्स हमें यूज करने हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, सारी स्टेटमेंट देख चुके हैं। हेलिकल रीइंफोर्समेंट से हमें इसको डिजाइन करना है और सर्कुलर कॉलम है हमारा। एलएसएम से कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको 3 कंडीशन हम पहले देखेंगे, क्या वो तीनों फुलफिल करती हैं तो हमारा डिजाइन फॉर्मूला लग जाएगा, अदरवाइज केसेस डिफरेंट चले जाते हैं। तो मैक्सिमम क्या आपके हर बार ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो ही जाएंगी, क्योंकि दूसरे वाला आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपका इंटरेक्शन कर्व्स वगैरह बहुत डिटेल में चला जाता है, गेट के लेवल का चला जाएगा क्वेश्चन, तो वो नहीं आएगा आपका। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है डेटा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। हेलिकल रीइंफोर्समेंट वर्किंग लोड दिया हुआ है हमें P 1500 किलो न्यूटन।
इसके बाद हमें क्या चीज़ दी हुई है, डायमीटर ऑफ कॉलम दिया हुआ है हमें 450 mm, और एल नॉट दी हुई है बेसिकली हमें 3.5 मीटर। यही हमारी क्या हो जाएगी, एल इफेक्टिव, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। और M25 FE415 हमें ग्रेड दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ये वैल्यूज जो है हमें गिवन है। तो अब इसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीड करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा, स्टेप नंबर 1 साइज ऑफ कॉलम है बेसिकली, बट जो हमारी कंडीशंस हैं साइज ऑफ कॉलम नहीं, सॉरी, जो रीइंफोर्समेंट निकालनी है वो रहेगी हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के लिए तीनों कंडीशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम चेक करो, मतलब एल इफेक्टिव अपॉन डी, ये रेशो चेक करो कितनी आ रही है। एल इफेक्टिव कितनी है आपकी 3.5 मीटर, मतलब 3500 mm, अपॉन डी क्या है आपका 450 mm। तो ये आ रही है आपकी, देखो कितनी आती है, 3500 डिवाइड बाय 450, 7.7, तो 7.78 आ रहा है आपका। तो ये क्या आपका लेस देन 12, तो देयरफॉर शॉर्ट कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम है भाई आपका ये। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई भाई हमारी। दूसरी कंडीशन जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या है हमारी, कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मूवमेंट नहीं लग रहा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट इज एक्टिंग, तो मतलब एक्सियल है लोडिंग। ठीक है भाई, तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लो, ई मिनिमम क्या रहती है आपकी, ई मिनिमम एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी बाय 30, या फिर और 20 mm, दोनों में से जो भी मिनिमम आता है वही आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आपकी, वही आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाती है। अब यहाँ पे इफेक्टिव आपकी क्या आएगी यहाँ पे भाई, एल इफेक्टिव 3500 अपॉन 35 ही थी ना, हाँ, अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30। तो ये देखो कितना आ रहा है, 3500 अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30, 22। ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 22 mm और 20 mm, दोनों में से क्या लेंगे हम 22 mm। देयरफॉर ई मिनिमम क्या आ गया हमारा 22 mm। अब इसको हमें कंपेयर करना है, बस कंपेयर करेंगे। अगर 0.05D से छोटी आ गई वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है। तो नाउ 0.05D, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.05 इंटू 450। देखो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, इसीलिए हम ये चीज ई मिनिमम जो है ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं दी होती सपोज, तो कैलकुलेट नहीं कर पाते। उसके अंदर हमें 2 वैल्यूज दी हुई थी, आप चाहो तो कर सकते हो उसको भी कैलकुलेट। 460 मिनिमम जो डायमेंशन थी आप उसको लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेना, तब भी वो सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज हमें श्योर नहीं था कि किस वैल्यू को यूज करें, इसलिए हमने मिनिमम इसेंट्रिसिटी एज्यूम कर ली थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इसके अंदर हमें डायमीटर गिवन है, एक ही वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे यूज। तो हमें 0.05 इंटू 450 22.5 आ रही है भाई, बहुत अच्छी बात है, 22.5 mm। तो देयरफॉर ई मिनिमम इज लेस देन 0.05D। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर वी कैन यूज द फॉर्मूला तो therefore we can use the design formula now।
कौन सा है डिजाइन फॉर्मूला, पी यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हेलिकल रीइंफोर्समेंट बोला है भाई आपको, इसीलिए आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% बढ़ जाती है, तो 1.05 इंटू 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है, तो ए सी जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट, ये भी ए जी माइनस ए एस सी, ए जी क्या है हमारा यहाँ पे π/4 ऑफ 450 का स्क्वायर माइनस ए एस सी, पहले कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, अदरवाइज अंदर भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, π/4 इंटू 450 स्क्वायर, ये आ रहा है 159,043.128 है, 13 कर देते हैं, माइनस ए एस सी, ये हमारा ए सी आ गया यहाँ से, तो पुट कर दो देयरफॉर। अब पी यू जो है हमें वो कितना है दिया हुआ, पी दिया हुआ है, पी यू नहीं पता, तो पी यू क्या हो गया यहाँ पे एंड 1.5 टाइम्स ऑफ पी, तो 1.5 इंटू 1500, 1500 का आधा 750, 2250 किलो न्यूटन हमारा पी यू हो गया। तो यहां से देयरफॉर 22,500 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1.05 इंटू 0.4 इंटू ग्रेड क्या दिया हुआ है 25 एफ सी के इंटू 0.4 एफ सी के इंटू ए सी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये चीज, चलो कर दो यहीं पे 159,043.13 माइनस ए एस सी, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ए एस सी, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। ये माइनस है यहाँ पे भाई, पॉइंट मत समझ लेना, ठीक है, माइनस ए एस सी। सॉल्व कर लो अब इसको, ये तो एज इट इज आ गया इधर 2250 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। इसको डिवाइड बाय 1.05 इधर कर देते हैं, बार बार प्रॉब्लम करेगा अदरवाइज ये। 0.4 इंटू 25 इंटू 159,043.13, 159,043.1.3, अच्छा एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, मैं वही सोच रहा था कि 0.4 इंटू 25 कितना होता है, 10 होता है, ओके, माइनस 10 ए एस सी प्लस ये कितना आएगा 0.67 इंटू 415 278.05 ए एस सी, इसको इधर ले आओ और ये कितना आ रहा है, ये डायरेक्टली कर देता हूं मैं भाई, इसमें से ये माइनस, चलो एक स्टेप कर देते हैं एक्स्ट्रा यार, इंटू डिवाइड बाय 1.05, 214,2857.143 माइनस 159,043.1.3 इक्वल्स टू 270.05 ASC।
ये देखो कितना आ रहा है अब 57.143 माइनस 1590431.3 552425.84 इक्वल्स टू 270.05 ASC। तो ASC कितना आ जाएगा 552425.84 डिवाइड बाय 270.05। ये आएगा आपका डिवाइड बाय 270.05 2045.6 mm²। ये आपका ASC आ गया। अब कितना यूज़ करें भाई, 20 का कर लेते हैं, ठीक है। 20 mm का डायमीटर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे बार। तो यूजिंग 20 mm डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, AST अपॉन π/4 ऑफ 20²। तो 2045.6 अपॉन π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय π/4 ऑफ 20²। 2045.6 डिवाइड बाय π/4 इंटू 20²। 6.5 आ रहे हैं, 6.5 आ रहे हैं। तो 7 देंगे तो ओड हो जाएंगे, इवन कर लेते हैं ताकि सिमेट्री बनी रहे। तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं 8, ठीक है। 8 नंबर ऑफ स्टील बार्स प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, सिमेट्री बनी रहेगी और कुछ नहीं। Therefore provide 8 of 20 mm diameter। ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं भाई। अब इसके बाद क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील बार हमने निकाल दिया। अब हमारा टाइज हेलिकल रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग की बारी आती है। तो अब हेलिकल रीइंफोर्समेंट, अब हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला हमें पता है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए क्या फॉर्मूला रहता है भाई हमारा, 0 पॉइंट, यहाँ पे इससे लिख देता हूँ 0.36 FCK अपॉन FY इंटू AG अपॉन AC माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू VH अपॉन VC। ये फॉर्मूला रहता है हमारा। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए। यहां से हमें पिच की वैल्यू पता चलती है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें AG AC और ये सब वैल्यूज जो है हमें ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइज हमें कितना दिया हुआ है 450, कितना दिया हुआ था 450 दिया था ना, हाँ 450 मतलब डायमीटर ये रहा। और अब यहाँ पे हमें देखो सारी वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी भाई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम इरेज कर सकते हैं ताकि डायग्राम बना ले इजीली। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ये कर देते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझ लेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगी। ये हमारा सर्कुलर कॉलम है। अब इसके अंदर सपोज हमारी ये जो है हेलिकल रीइंफोर्समेंट है। और कितने सरिये दिए थे भाई हमने, 8 दिए ना।
1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये इस तरह से हमने यहाँ पे 8 स्टील बार्स हमने प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ से लेके हमारी जो वैल्यूज रहेंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर टू आउटर, ये क्या रहता है हमारा D, जो टोटल डायामीटर हमारा होता है इसका। अब इसको D ग्रॉस कह दो, सपोज DG से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज कैपिटल D से करते हैं नॉर्मली, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। ये हमारा DG हो गया। और इसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू, हमें देखो यहाँ पे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, AG की, AC की और VH की, ये 3 चीज़ें जरूरत पड़ेंगी हमें। तो इसलिए ग्रॉस डायमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, वो हमने AG, यहाँ से हमें AG की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद कोर का एरिया निकालना है, तो कोर का डायमीटर चाहिए। कोर हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है? कोर होती है हमारी यहाँ से आउटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट से आउटर तक, ठीक है भाई, बाहर ही बाहर आपका जो होता है ये होता है हमारा D कोर। और हेलिकल जो हो गया हमारा DH, वो हमारा रहता है इसके हाफ से लेके यहां, इसके सेंटर से लेके यहां इसके सेंटर तक, ये हमारा है DH, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे सर्कुलर कॉलम में हमें दिखेंगी। अब यहाँ पे हमें चीजें कुछ एज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या एज्यूम करनी पड़ेंगी? एक तो हमें कवर एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एज्यूमिंग 40 mm क्लियर कवर, 40 mm का क्लियर कवर आप एज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है, 50 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 40 mm का क्लियर कवर आपने एज्यूम किया, तो मतलब ये जो डायामीटर, ये जो सॉरी डिस्टेंस है, ये 40 mm आपको दिख गया, और 40 mm ही यहाँ पे बेसिकली थ्रू आउट 40 mm ही दिखेगा, ठीक है। तो सेम है आपका। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे AG, एक एक करके वैल्यूज यहाँ पे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पुटअप करेंगे इसको, ठीक है। तो AG ग्रॉस एरिया जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आएगा, π/4 इंटू DG का स्क्वायर, π/4 D स्क्वायर होता है। तो DG ग्रॉस डायामीटर मेरा कितना आएगा, तो ग्रॉस डायामीटर मेरा कितना होगा भाई, यहां पे कितना हो जाएगा ग्रॉस डायामीटर हमारा, कितना गिवन है हमारा ग्रॉस डायामीटर, 450 दिया हुआ है, 450 ही दिया था ना, ठीक है। तो 450 दिया हुआ है हमें, हाँ 450 गिवन है ना, तो ये तो हमें गिवन है 450। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो DG इक्वल्स टू 450 mm। तो ओवरऑल तो डायमीटर हमें दिया ही हुआ था फिर 450, तो ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, π/4 इंटू 450 का स्क्वायर। यहां से हमारा AG आ जाएगा, वो कितना आएगा कैलकुलेट करो, π/4 इंटू 450 का स्क्वायर 159043 159043.13 mm। ये तो बेसिकली शायद हमने पहले कैलकुलेट भी किया था, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था ना जब माइनस किया था, वही मैं बोल रहा
की वैल्यू जो है वो जानी पहचानी सी लग रही है। ठीक है भाई, ए जी ये वैल्यू हमें पता चल गई। ए सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए सी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले ये देखो ए सी क्या आएगा, π/4 इंटू डी सी का स्क्वायर। तो डी सी की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डी सी चाहिए पहले। तो डी सी हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से टोटल में से अगर ये कवर और ये कवर माइनस कर दूं तो डी सी मिल जाएगा, मतलब डी जी माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो डी सी कितना आ जाएगा, 450 माइनस 2 इंटू 40। 450 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, 370। यही आएगा ना, 8 और 7 15। हाँ, तो डी सी हमारा आ गया 370 mm। पुट कर दो यहाँ पे, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू π/4 इंटू 370 का स्क्वायर। वैसे तो ये आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाता, सिर्फ यहाँ पे डायमीटर ही बच जाते हैं हमारे। ठीक है, या तो वैसे कर लो, बट चलो अब लिख लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। प्री में भी हमने ऐसे ही किया था, जब हमने किया भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। π/4 इंटू 370 स्क्वायर 107521.00 आ रहा है, तो ये एज इट इज रहने देते हैं यार। इतने mm स्क्वायर आ गया हमारा ए सी। ये पता चल गया, ये पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ कोर, नाउ वी सी क्या होती है, 1000 इंटू ए सी। तो 1000 इंटू 107521। तो देयरफॉर वी सी कितनी आ गई आपकी, 10752100 mm³। वॉल्यूम आ गई आपकी कोर की। अब मेन बात अड़ती है कहां पे, वी एच पे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम एक दो लिख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ सकती है। पी यू की 2250, इनकी जरूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल ये हमने कितने दिए, 8 दिए हुए, वो हम 8 ऑफ 20 mm। और इसके अलावा तो कुछ जरूरत नहीं है। तो अब बारी आती है भाई हमारी हेलिकल। यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, नाउ वी एच। हेलिकल की जो हमारी रहती है वो क्या रहती है, नंबर ऑफ टर्न्स। वॉल्यूम जो आएगी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न इनटू एरिया ऑफ हेलिकल, एरिया ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, हेलिकल रीइंफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है हमारा यहाँ पे, देयरफॉर वी एच इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे पता चलता है हमें, पिच के अकॉर्डिंगली। 1 मीटर में करते हैं तो 1000 अपॉन पिच इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न क्या रहती है हमारी, इसकी सरकमफेरेंस। तो पाई इंटू डी हेलिकल, हेलिकल वाला ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, डायमीटर इनटू एरिया क्या रहेगा हमारा, π/4 इंटू 5 ऑफ एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेलिकल जो रीइंफोर्समेंट है कितने डायमीटर की यूज करें, 8 mm की कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें इसका डायमीटर का पता चल जाएगा।
तो बेसिकली हम यहाँ पे चलो 8 mm की कर लेते हैं यूज़, 8 की या 10 की, 8 की कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा भाई, मतलब वैल्यूज़ ये आ जाएगी 1000 अपॉन P इंटू पाई इंटू DH क्या है हमारा ये। अब ये DH की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। DH क्या हो जाएगा हमारा, DH जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये D कोर में से इसका डायमीटर माइनस कर दूंगा। तो D कोर क्या था हमारा, डायमीटर ऑफ कोर कितना लिखा था हमने 370, 10 की कर लेते हैं यार, थोड़ा वो हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 370 माइनस 10, 5 इधर से और 5 उधर से, 360 mm, ये हमारा DH आ गया, D हेलिकल। तो वहाँ पे यूज़ कर लेना भाई। अब 360 इंटू पाई बाय 4, डायमीटर कितना यूज़ किया 10 mm का, 10 स्क्वायर। तो लिख लेना यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 10 mm, 5H इतना यूज़ किया है हमने। तो कैलकुलेट करो भाई अब, 1000 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 360 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ट्रिपल 8,264 39.61 mm क्यूब हमारी अपॉन P, सॉरी अपॉन P, अभी यूनिट्स मत लिखो अभी। VH हमारी यहाँ से इतनी आ जाती है, पुट कर दो अब इक्वेशन में। तो देयरफॉर 0.36 इंटू FC के कितना है हमारा 25 अपॉन 415 इंटू A ग्रॉस हमने कितना कैलकुलेट किया है 159043.13 अपॉन AC है 107521 माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू VH अपॉन VC। 88,264 39.61 अपॉन P इंटू VC क्या है हमारी 107521 ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो भाई। अब कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बट सॉल्व करो हो जाएगा। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। 159043.13 अपॉन 107521 माइनस 1 0.479 इंटू 0.36 इंटू 25 डिवाइड बाय 415, ये आ रहा है 0.01039 should be less than equals to 88,264 39.61 divided by 107521 0.8261 divided by P। तो P should be less than or equals to 0.8261 upon 0.01039। तो वैल्यू कितनी आएगी 0.8261 डिवाइड बाय 0.01039, 79.5।
पिच हमारी आ गई यहाँ पे 79.5। तो हमारी यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाती है 79.5 की पिच। प्रोवाइड कितनी करनी है भाई अब हमें, उसके लिए हमारा चेक लगेगा। नाउ चेक हमारे क्या थे, मैक्सिमम के लिए 2 थे और 2 मिनिमम के लिए, पी शुड नॉट बी मोर देन 75 mm। ठीक है, एक ये चेक था और दूसरा क्या था, 3 टाइम्स ऑफ DC/6, सॉरी, इट शुड नॉट बी मोर देन DC/6। ठीक है, तो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पहले ही ज़्यादा है तो ये तो कम करनी पड़ेगी हमें। तो DC/6 हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। DC क्या था हमारा 370, 370/6। $61.6। तो नेक्स्ट जो हमारे रहते हैं, नेक्स्ट दो क्राइटेरिया जो बच गए हमारे वो कौन से हैं, वो है हमारे मिनिमम के लिए। तो मिनिमम ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अभी करते हैं इसकी भी अरेंजमेंट यहाँ पे। तो P शुड नॉट बी लेस देन 25 mm भी है हमारी, कि भाई 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, शुड नॉट बी लेस देन। और तीसरा है P शुड नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 5H। तो 3 टाइम्स ऑफ 5H मतलब कितना आएगा, ये क्या कैलकुलेट करो, 3 × 10, 30 mm से भी कम नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब 30 से कम नहीं होनी चाहिए और इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट आपने जो यहाँ पे प्रोवाइड करी है वो आपकी 75 से भी ज़्यादा है और 61.6 से भी ज़्यादा है, तो कम करनी पड़ेगी आपको। तो देखो, दो आपके पास रास्ते हैं, या तो यहीं पे पिच कम कर दो या फिर आप यहाँ पे स्टिरअप जो है वो 8 mm की कर लो यूज़। उससे क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी जो पिच है वो कम आएगी। ठीक है, तो या तो वो कर सकते हो अगर टाइम है तो, अदरवाइज आप यहीं पे आप पिच को रिड्यूस कर दो। तो यहाँ पे देयरफॉर रिड्यूस द पिच टू, कितनी यूज करें, 61.6 से भी कम होनी चाहिए, 60 भी यूज कर सकते हैं हम, 60 यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 60 mm हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं भाई, तो इतनी यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम पिच को। या फिर अगर एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो 8 mm का जो है स्टिरअप वो यूज करो और फिर से ये वाली कैलकुलेशन जो आप दोबारा करो, तो वो रेंज में ही आएगी आपके, अप्रोक्स 50-55 के आसपास आपकी रेंज में ही आएगी। सभी आपकी वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, और चलो अगर करना चाहो तो करें क्या, खैर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, छोड़ो अभी। ठीक है, अगर टाइम हो आपके पास भी तभी करना, अदरवाइज रिड्यूस कर देना यहाँ पे। अगर आपको एक आइडिया चाहिए, सपोज टाइम नहीं है एग्जाम के अंदर और फिर भी आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो तब आपको पूरा करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना, VH के अंदर मैक्सिमम, DH और 5H यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 360 करो या 362 करो। ठीक है, 2 mm से यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का स्क्वायर यूज हो रहा है। तो आप एक कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हो। ये किसके लिए थी, आपकी 10 mm के स्क्वायर के लिए। ठीक है, 10 mm के स्क्वायर, इसी रेशियो में आपको रिड्यूस करना है। ठीक है भाई, तो आपकी 8 mm स्क्वायर कितनी आएगी, 8 mm डायमीटर, इस वैल्यू को 79.5, इसको डिवाइड कर दो 10 के स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दो 8 के स्क्वायर से, 8 के स्क्वायर से। ठीक है, तो जनरल मैथमेटिक्स है, देखो कितनी पिच आती है अप्रोक्स, 79.5 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 50.88। मैं आपको बोल रहा था 50-55 के आसपास, तो 50.88 mm हमारी पिच जो है यहाँ पे आ जाएगी। ये पिच आप अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको करने की बजाय आप ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा सकते हो कि आप पिच जो है आपने क्या किया, स्टिरअप जो है अब यहाँ पे ये यूज कर लिया।
ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट आप यहाँ पे इतना कर सकते हो अगर इस तरह से फेल हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से पिच आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आप डायग्राम के थ्रू पिच भी दिखा सकते हो ताकि आपकी और भी क्लैरिटी बने क्वेश्चन के अंदर और मार्क्स आपको ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे आप इस तरह से ये आपके स्टिरप्स मतलब डायामीटर के सॉरी मेन रीइंफोर्समेंट हो गए, और यहाँ पे आपकी हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है भाई, इस तरह से। और ये आप यहाँ पे पिच दिखा सकते हो, ये आपकी हो गई पिच जो आपने प्रोवाइड करी होगी। यहाँ पे सपोज आप ये वाला दिखाते हो तो 50.88 दिखा देना, और अगर आप ऐसे दिखा रहे हो तो 60 mm आप दिखा देना, ठीक है। दोनों आप यहाँ पे कोई भी दिखा सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।